ये वीडियो में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ईसीबी ये टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ। कुछ रिक्वेस्ट हमें पर्सनली हमारे पास आई, जिसमें हमारे क्लाइंट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी है कि जो फंडिंग उनके कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए रेज करना चाहती है, और उसके लिए उन्होंने ईसीबी के बारे में एक छोटा सा वीडियो हमें बनाने को कहा, और उसी को हम सामने रखते हुए ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, तो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आती है अलग अलग रूट से, तो ये एक बेसिकली रूट है जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कमर्शियल बैंक्स या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, 100% यू एसईजेड जो सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए एक फंडिंग का रूट हो सकता है। तो ये एलिजिबल जो लेंडर्स होते हैं अप्रूव्ड बाय आरबीआई, एंड एलिजिबल जो है कि कौन ले सकता है, इसकी भी एक मास्टर सर्कुलर आरबीआई निकालता है अंडर फेमा एक्ट। उसमें सारे डिटेल्स वहाँ अवेलेबल होते हैं। ये जो लोन दिया जाता है, ये स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इससे आपका एंड यूज है, जो भी दो तरह के एंड यूज इसमें हो सकते हैं। एक तो आपका इंडियन रुपीज का जो लोन है, ये 7 साल तक का लोन जो है, आप इसमें से जो लोन आपको इस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से आएगा, फंडिंग होगा, तो उसमें से आप दे सकते हैं। और दूसरा पार्ट जो है, वो आप अपने कमर्शियल ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स में जो भी है यूटिलाइज कर सकते हैं। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड ये लोन का 10 साल का होता है, और इसमें आरबीआई के जो गाइडलाइंस है फेमा के अंडर, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स से ये लोन आता है, या फिर प्राइवेट लेंडर्स भी इसको इस तरह का लोन दे सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो 2012 इसमें करीब करीब 35% फ्लो जो था इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो थ्रू ईसीबी आता था। तो उसका भी उसके बाद आज तक 2023 तक 10 साल में इसका फ्लो और भी ज्यादा हो गया है। और ईसीबी जो है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए, आपको जैसा मैंने कहा कि रिकॉग्नाइज एंटिटी जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको इस तरह का लोन देती है। इसका मेन ये बेनिफिट ये रहता है कि ये इंडियन रुपीज का जो लोन है इंडिया में, उससे चीपर रहता है, और यूएस और यूके में या यूरोपियन कंट्रीज में जो जीरो रेटेड रेट है, उससे ये कंपेयर हो जाता है। तो बेसिकली बहुत बेनिफिशियल है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है, तो ये 4 5 जो भी रेट्स है, करस्पॉन्डिंग रेट्स एट दैट प्रिवेलिंग टाइम, लेकिन वो इंडियन रेट से कम ही रहते हैं। तो दो तरह के फंडिंग हो सकते हैं, दो तरह के करेंसी में। एक फॉरेन करेंसी में हो सकती है, यूएस डॉलर में, या फिर एक इंडियन रुपीज में भी इसका हो सकता है। तो बेसिकली ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते नहीं है, इसलिए ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर है। तो ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लोग, जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हैं। या फिर जो भी इंडियन कॉर्पोरेशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ये भी इस तरह के जो है प्रोजेक्ट्स के लिए ये फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो आरबीआई ने
ये फंडिंग लेने के लिए एंड यूज जो है कि स्पेसिफाई की है। तो ये एंड यूज जो है कि आपको रुपी में आपका जो डेप्थ है, रुपी डेप्थ, वो भी आप दे सकते हैं इससे। ये भी आरबीआई ने अलाउ किया है। तो दो तरह के इसमें रूट होते हैं। एक रूट होता है कि ऑटोमेटिक अप्रूवल। तो ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट मतलब क्या है कि आपको जो फंडिंग के लिए जो भी अप्लाई करना है, निगोशिएट करना है, ये थ्रू ऑथराइज्ड डीलर ही करना है। तो एक दोनों वे जो है कि ऑटोमेटिक अप्रूवल एज वेल एज आरबीआई अप्रूवल, ये दोनों रूट जो है ये थ्रू ऑथराइज्ड डीलर ही जाते हैं। ऑटोमेटिक अप्रूवल में क्या होता है कि आपको ऑथराइज्ड डीलर्स के पास अप्रूवल, ऑथराइज्ड डीलर्स के पास आपका ये भेजना है, प्रपोजल भेजना है, और जिससे भी लेंडिंग लेना है वो फिर ऑथराइज्ड डीलर डीलिंग करके ये करके उस आरबीआई से वो अप्रूवल प्रोसेस जो है वो ले लेगी। मतलब उसमें जो है कि आरबीआई का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था रही है। दे विल ओनली एंडोर्स ऑन द प्रोजेक्ट, जो भी लेंडिंग का जो प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर आप अप्रूवल रूट में जाना चाहते हैं, दोनों पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे आपको, क्या इंड्यूज है, बाकी भी प्रोजेक्ट्स का डिटेल्स वगैरह सब जो भी एज पर द फेमा एक्ट जो भी इसमें गाइडलाइंस है दोनों रूट्स के लिए, वो तो लगेंगे। तो अप्रूवल रूट में क्या है कि जो ऑथराइज्ड डीलर जो है कैटेगरी, वो आरबीआई को भेजता है। इट बिकम्स अ थ्री लेयर ऑफ अप्रूवल। मतलब कि बैंक में जाता है, बैंक फिर उसको आरबीआई में भेजती है, फेमा डिपार्टमेंट में। उसके बाद अप्रूवल होता है वो सब। फेमा अगर वो देखती है कि ये प्रोजेक्ट जो जो भी लोन प्रोजेक्ट्स इन्होंने जो प्रपोजल सबमिट किया है, ये प्रपोजल सैंक्शन करने लायक है, तो फिर वो प्रोजेक्ट जो है कि वो सैंक्शन करा देते हैं। तो ये दो प्रोजेक्ट्स, दो तरह के जो है कि आरबीआई के रूट है फेमा अंडर के एक्ट फेमा एक्ट के अंदर, जिसमें आपका जो इसी भी लोन है ये आप प्राप्त कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मीन के अंदर जो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है, उसके अंडर आरबीआई आती है, और आरबीआई के अंडर फेमा आता है। तो ये बेसिकली स्कीम लॉन्च की गई है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू लॉन्च की गई है। और इसका फायदा जो इंडिया में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स भी लेती है, बहुत सारे रूरल बैंक्स भी लेती है। उसके अलावा जो फाइनेंस करने वाले हैं वो भी बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, जैसे एडीबी है, एएफआईसी है, सीडीसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इस तरह के बाद में वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के ईसीबीज को फाइनेंस करते हैं। तो बेसिकली आपको जैसा मैंने कहा कि ये दो रूट से आपको ये जो है कि ये जो बोरोइंग्स जो ईसीबी बोरोइंग जो है, ये आरबीआई के फेमा एक्ट के अंदर ही, आपको गाइडलाइंस के अंदर ही उसको अप्लाई करना है, सैंक्शन करा के लेना है, और उसको यूटिलाइज भी उस तरह से ही करना है कि जो आरबीआई ने अपने गाइडलाइंस में कहा है। जैसे कि मैंने कहा, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट्स के लिए या आप कौन से भी जो पर्पस अलाउड नहीं है आरबीआई ने किया हुआ, उस पे आप इसका इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। पहले क्या था कि आरबीआई ने 2012 के पहले 750 मिलियंस तक ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल देने का लिमिट रखा था। और 200 मिलियंस का ये जो था कि विदाउट ऑटोमेटिक प्लस उसमें आप कर सकते थे अप्रूवल रूट से। ऑटोमेटिक रूट से आप 750 तक, और प्लस 200 जो है ये अप्रूवल रूट से आप कर सकते थे। तो इस तरह का जो है ये लिमिट जो है अभी आरबीआई ने बढ़ा दिया है। और आप ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट से भी 750 मिलियन तक का प्रपोजल आप सैंक्शन करवा सकते हैं। तो ये एक आरबीआई का अच्छा डिसीजन कि जिसने उन्होंने लिमिट बढ़ा दी। पहले 500 थी, बाद में 750 की। तो
जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोमेटिक रूट जो है कि ईसीबी के जो ऑथराइज डीलर है उसके थ्रू ही रूट होता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इसमें लोन्स का जो टू टाइप्स होता है, एक टर्म लोन होता है और फिर एक बॉन्ड के स्वरूप में भी होता है, कमर्शियल लोन्स, बॉन्ड या टर्म लोन। तो 10 इयर्स का मैच्योरिटी जनरली रहता है। और एंड्यूज में जो है कि आपको जैसा कि होता है कि आरबीआई आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इसका लोन देती है। जो मास्टर सर्कुलर जो निकलते हैं तो उसमें उसका मेंशन रहता है। तो मेन आपका कि वर्किंग कैपिटल फ्लो रिक्वायरमेंट और रिपेमेंट ऑफ इंडियन रुपीज लोन या दूसरे लोन जो भी है रुपीज में के, वो पे करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी इलीगल एक्टिविटी में आप इसका इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है आरबीआई के। जो भी मास्टर सर्कुलर्स है उसका आपको डिटेल चाहिए कि किस तरह से लोन होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती है, और इसमें आरबीआई को क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। ये डिटेल में अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट्स है तो आप हमें व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं या फिर चैट मैसेंजर से भी हम हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल से कम्युनिकेशन भेजने की भी सुविधा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे कि इसी भी मतलब क्या है, किस तरह के लोन्स आ सकते हैं, तो जैसा कि हमने बताया कि मैक्सिमम 35 था, अभी वो 60 to 70% तक ईसीबी के लोन्स का जो स्कोप है इंडिया में, ये शायद रीच कर गया होगा। मैं अभी रिसेंटली इसका स्टडी किया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो यूटिलाइजेशन है, क्योंकि आरबीआई के दोनों रूट्स जो ऑटोमेटिक एंड दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग रूट्स, कि इसमें आरबीआई के थ्रू अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो एक लीगल स्टैंडिंग भी रहता है आपके पास। इलीगल तरीके से लोन नहीं लिया गया होता है तो आपके पास एक अच्छा सा अ, जो लॉ अबाइडिंग जो लोन्स बोलते हैं उस तरह का आपका ये इसमें सिस्टम में आपका लोन हो जाता है। और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही चीप रहता है। जैसा कि लिबोर रेट या यूरोबोर रेट है, जैसे बहुत सारे कम रहते हैं नॉर्मल इंडियन के रुपीस के कंपैरिजन में। तो ये आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके बारे में भी मुझे याद है कि हमने मैं जब 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में काम करता था तो हमने इस प्रकार का लोन सैंक्शन करवा के लिया था। तो ये जब लोन हम क्या अप्लाई करते हैं अप्रूवल रूट से तो उसे की बोलते हैं, सर्टन की इज गेटिंग जनरेटेड। तो इस तरह से ये हमने अप्रूवल प्रोसेस के लिए आरबीआई से ईओयू के लिए किया था। तो आप भी कुछ इस तरह से करना चाहते हैं तो हमारा जो कि इसके अलावा कोचिंग के अलावा हमारा कंसल्टिंग डिवीजन भी है, जिसमें हम इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज जो देते रहते हैं। और आपको जो भी डीजीएफटी रिलेटेड है, एक्सपोर्ट लाइसेंस रिलेटेड है, कस्टम्स रिलेटेड है, आईजीएसटी रिलेटेड है, या बाकी भी बिजनेस सॉल्यूशंस रिलेटेड कुछ भी आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस चाहिए, सॉल्यूशंस पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमें जुड़ सकते हैं, हमसे कंसल्टिंग कर सकते हैं। और बहुत ही रिजनेबल फीस हम एक्चुअली चार्ज करते हैं कंपेरेटिवली टू अदर्स। तो दोनों आप हमसे यूटिलाइज कर सकते हैं बातें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के हम आगे चल के जो भी वीडियोस बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते जाएगा। और आप वो वीडियोस कंटिन्यूस बेसिस पे जब भी आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा आप देख सकेंगे। इसके अलावा आप हमारे वीडियो हमारे वेबसाइट पर जाके उसको भी विजिट कर सकते हैं। हमारे जो मेंटोरिंग प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किए 3 मंथ 6 मंथ्स और 12 मंथ्स, उसमें आप अगर रियली आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो ये मेंटोरिंग प्रोग्राम आपको लेना ही पड़ेगा, जिसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तभी जाके आप हम आपको 12 मंथ्स तक आपको हैंड होल्डिंग बनाते रहेंगे और देखेंगे कि आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। उसके बाद भी हम आपको हमारे हैंड होल्डिंग देते रहेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम आपको कोर्स देने के बाद हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये इसेंशियल है कि जो भी नॉलेज और स्किल्स और विजडम जो है आप हमसे प्राप्त करें।
और अपने बिजनेस में अगर आप हमारे यूएसपी को मुताबिक यूटिलाइज करते हैं तो सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं।